सबसे पहले हमारे हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, जो मुकर्रिर बोल रहे थे, मैं उनको गण चेतना मंच की गण चेतना का एक मेंबर होने के नाते उनको अपना दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। तो बहुत तफसील से, बहुत अच्छी तरीके से जिस तरह से बात को रखना चाहिए, वाजिद हुसैन भाई साहब ने बहुत तफसील से आप लोगों को इस बात को रखा है। हम उनको गण चेतना की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक ऐलान के बाद मैं अपने बात को रखना शुरू करूंगा कि मेरे बोलने के बाद यहाँ पर एक ड्रामा, एक पथ नाटक पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस ड्रामा को देखकर ही जरूर देखें कि बहुत एक उम्दा गण चेतना की तरफ से एक ड्रामा का भी आयोजन किया गया है, रखा गया है। अब दोस्तों, साथियों, आज के इस जलसे के सदर और दूर दराज तक जो दुकानदार भाई है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, घरों तक जहां तक पहुंच रही है, मेरी मां और बहनों, आप लोगों सबसे मैं चंद बातें करने के लिए आया हूं। सबसे पहले इस बात को कह देना जरूरी है कि चूंकि मैं एक बांग्ला मीडियम से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट रहा हूं, स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए जो मेरी बात है, जो हिंदी में अगर बोलना है तो तलफ़ुज़ में कहीं 19-20 ऊंच नीच हो सकता है। तो मेरी 19-20 को जो मेरी तलफ़ुज़ में जो कमी होगी उसको आप नजरअंदाज कीजिएगा। मेरी जो मकसद है वो आपको पहुंचाना मैं चाहता हूं। सबसे पहले कि गण चेतना मंच क्या है, जिस मंच की तरफ से हम आज आपसे मुखातिब हैं। ये गण चेतना मंच, जब हम एक चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं, जब एक चुनाव के दहलीज में खड़े हैं, तो सबसे पहले ये बात कह देना जरूरी है कि गण चेतना कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है। गण चेतना कोई राजनीतिक, कोई सियासी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन गण चेतना एक ऐसा मंच है जो हुकूमत से, जो सियासत से, जो सत्ता से सवाल उठाती है, सवाल पूछती है। उस मंच का नाम है गण चेतना मंच। वो सत्ता, जो भी सत्ता हो, वो सत्ता मरकजी हुकूमत हो या रियासत, यहाँ चलाने वाली जो हुकूमत है वो हुकूमत हो, जो सवाल आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो सवाल आम आदमी को रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में जो सवाल आपको जूझना पड़ता है, जिस सवाल से, उस सवाल को उठाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं गण चेतना मंच की तरफ से। इसलिए हम आज आपके सामने, आपके तरफ मुखातिब है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली का जो 5 बॉर्डर है, वो 5 बॉर्डर में दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, समस्त जितना बॉर्डर है, सब जगह करीब 70 दिन पहले से पूरे हिंदुस्तान के तमाम जगह से जो हमने देश के किसान भाई हैं, जो हमारे सब्जी उगाते हैं, जो धान चावल उगाते हैं, ये किसान भाइयों का जमावड़ा पूरे दिल्ली में पूरे किसान भाई पहुंचे हुए हैं। और 70 दिन 72 दिन से ये जो जमावड़ा जो पूरा जमा हुआ है दिल्ली सरकार के खिलाफ, और दिल्ली सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। 170 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। और हमारी जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, ये सरकार ही लोग एक शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समुद्र होना, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आंखों का समुद्र होना। 172 किसान की मौत हुई। ये सरकार को हिला नहीं सक रही है, और ये सरकार दिन पे दिन साजिश करता जा रहा है। ये सरकार की जो साजिश है, इस साजिश के तहत ये आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी को जो पूरी दिल्ली में जो पहले 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में होने जा रहा था, और वो अनोखा पहले का ये कि आजादी के बाद कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था कि लाल किला के पास या पूरे दिल्ली में जहाँ पर
इंडिया गेट के पास जो बैनर होता है वो तो होता ही है, लेकिन पूरा दिल्ली में किसानों की तरफ से ट्रैक्टर पैरेड, और उस ट्रैक्टर पैरेड जो सुबह से 10 बजे से लेकर शाम तक रात तक चलता रहा, उस पैरेड में कहीं कहीं केंद्रीय सरकार की तरफ से जो मंडली हुकूमत है, उस हुकूमत की तरफ से अपने कुछ लोगों को झुकाकर, आरएसएस के कुछ लोगों को झुकाकर उस पैरेड में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई। उस पैरेड को गलत राह दिखाया गया, उस पैरेड को गलत रास्ते में ले जाकर लाल किला तक पहुंचाया गया, और पुलिस की मौजूदगी में, सीआरपीएफ के मौजूदगी में उस पैरेड को बदनाम करने के लिए वहां पर निशान साहिब झंडा उड़वाया गया बीजेपी के लोग के द्वारा। तो कौन लोग थे? दूसरे दिन ट्विटर में, दूसरे दिन फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों के तक सच पहुंचा होगा कि वो जो लगा, जो ये काम कर रहा था, वो बीजेपी का असल एजेंट है, वो सनी देओल का चुनावी एजेंट था, वो जो उसका नरेंद्र मोदी के संग फोटो है, उसका अमित शाह के संग फोटो है। इस तरह का जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये जो साजिश है, ये साजिश चल रहा था। और पूरे देश में ये किसानों का फेवर में जो तमाम जो संगठन है, ये तमाम संगठन ये किसानों के हक में ये लड़ाई चला रहे हैं, और पूरे देश में जो इनको किसान के तरफ से बोलने का कोशिश करता है, जो कोई भी किसान के पक्ष में बोलने का कोशिश करता है, उनको कभी हमारे पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि कहीं खालिस्तानी बोल दिया जाता है, कहीं पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, कहीं खालिस्तानी बोल दिया जाता है, तो कहीं पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। तरह से जो आंदोलन है, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही। ये जो केंद्र में सरकार है, ये सरकार एक साजिश की सरकार है, एक साजिश की सरकार ये केंद्र में चल रही है। आखिर क्यों किसान जो आज आंदोलन में है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये जो तीनों कानून है, जो किसान आज बोलने में मजबूर है कि बिल वापसी के लिए 70 दिन से जो किसान डटा हुआ था, आज वो किसान बोल रहा है कि अब बिल वापसी से काम नहीं चलेगा, अब बिल वापसी से काम होने वाला नहीं है। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो गद्दी वापसी का आंदोलन शुरू होगा। ये जो तीनों कानून आप देख रहे हैं, जिसको लेके ये आंदोलन चल रहा है, ये जो तीनों कानून आप देख रहे हैं, जिसको लेके ये जो लड़ाई चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जो 3 कानून है, इसमें पहला कानून है कमोडिटी एक्ट, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से 23 ऐसा आइटम है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आटा है, चावल है, गेहूं है, तेल है, नमक है, आलू है, प्याज है, दाल है, इस तरह के 23 को सामान है। 1956 साल में एक एक्ट बना था, एक कानून बना था 1956 साल में। जिस कानून के तहत इस सामान को, ये 2500 सामान को, ये 2300 सामान को, और इससे भी ज्यादा कुछ सामान को एक कानून बना के केंद्रीय सरकार जब हमारे देश में भुखमरी हो रही थी, जब हमारे देश में ये जो पूंजीपति है, ये लोग कालाबाजारी कर रहे थे, जब ये जमाखोरी कर रहे थे, तब हमारे देश की सरकार 1956 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उससे एक कानून बना था हमारे देश में कि जमाखोरों को किस तरह से रोका जाए, कालाबाजारियों को किस तरह से रोका जाए, और इसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था। इस एक्ट के तहत आप अपना मन चाहा स्टॉक नहीं कर सकते, आप जितना चाहे उतना माल गोडाउन में नहीं रख सकते। इसमें कानून में बंदिश थी। इससे ज्यादा अगर आप ज्यादा से ज्यादा सामान रखेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तान के कानून के तरफ से, कानून में जो जगह बनाया गया है, उस कानून के तरफ से आपको सजा दिया जाएगा। उस कानून का संशोधन कर दिया गया। ये तीनों कानून में जो पहला कानून है, उस कानून के तहत ये पहला कानून में संशोधन कर दिया गया। ये जो 23 सामान है, तेल, दाल, चावल, आटा, नमक, तेल और खाने पीने का आलू, प्याज, समस्त जो सामान है, ये 23 सामान को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ये कानून को इसलिए बदलाव किया गया कि ये कानून जो बना, ये कानून असल में ये कानून जो 23 सामान को कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाला गया, इसका मकसद है
जमाखोरी और काला बाजारियों को बढ़ावा देने का एक नया कानून, जो पहला तीनों किसान बिल के संग ये जो पहला कानून है, इस कानून का अगर आप आम भाषा में इसका नाम अगर जानना चाहे तो जमाखोरों और काला बाजारियों को ज्यादा से ज्यादा जमाखोरों और काला बाजारियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने के लिए ये छूट देने का ये पहला कानून है। दूसरा कानून क्या है? ये दूसरा कानून वो कानून है, ये दूसरा कानून जो कानून के तहत बोला जा रहा है कि किसानों के संग जो हमारे देश के कॉर्पोरेट है, पूंजीपति है, उन लोगों का चुक्ति होगा, उन लोगों का एक मुआवजा होगा। वो क्या चार्ज करेंगे, क्या चार्ज नहीं करेंगे, उनको पहले से कॉर्पोरेट ठीक कर देगा कि किसान को क्या चार्ज करना है, क्या दाम में उसको खरीदना है। ये दूसरा कानून असल में ये जो दूसरा कानून है, इसको आम भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आप इसको आम भाषा में इस कानून को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो दूसरा कानून है, इतना दिन आप सुन रहे थे कि किस तरह से बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, इस तरह से बंधुआ मजदूर नहीं, ये बंधुआ किसान बनाने का जो दूसरा कानून है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो दूसरा कानून है, ये बंधुआ मजदूर से बंधुआ किसान बनाने का ये कानून है। ये दूसरा कानून है, ये बंधुआ किसान बनाने का कानून है। ये तीसरा कानून जो है वो तीसरा कानून है जो हमारे पूरे देश में जो सब्जी से लेकर समस्त देश में जो चीज है जिसका उत्पादन किसान करता है, उस उत्पादन को बेचने के लिए सरकार की तरफ से कुछ रेट तय कर दिया जाता है। जैसे पिछला साल, इस साल चावल का दाम हमारे मगरबी बंगाल में केंद्रीय सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है कि 1800 रुपया चावल का दाम। असम में राज्य सरकार 50 रुपया उस पर बोनस देती है और 20 रुपया और सोलसियम देती है, यानी 1870 रुपया उसका कीमत ठीक कर दिया गया। 1870 रुपया कीमत ठीक करने के बाद मंडी में वो बिकेगा, लेकिन जहाँ मंडी नहीं है वहाँ मंडी में नहीं बिकता है, खुला बाजार में बिकता है। तो तीसरा कानून है ये मंडी का जो सिस्टम है, जहाँ किसान अपना बाजार को ले जाकर अपना खेती का सामान को ले जाकर बेचते हैं, इस सामान को बेचने तो मंडी को तोड़ देने के लिए एमएसपी छोड़ो और मंडी तोड़ो कानून, ये तो तीसरा कानून है। ये कानून आप शहर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, आप सोचते होंगे कि इस कानून से हमरा क्या लेना देना है, हमरा इस कानून से क्या लेना देना है, हम तो किसानी करते नहीं, हम तो खेती करते नहीं है। दरअसल आप लोगों ने पिछला नवंबर में पूरा महीना आप लोगों ने 50 रुपया किलो आलू तो खरीदा होगा, आप लोगों ने 80 रुपया 90 रुपया किलो प्याज तो खरीदा होगा, लेकिन क्यों आप लोगों को खरीदना पड़ा? ये कानून उसका एक और चेहरा, ये कानून वही आईना आपको दिखलाता है, एक और उसका चेहरा आपको दिखलाता है कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो आलू का चाष होता है, उस आलू का चाष का जो बीज है, जो सीड है, उसको खरीदा जाता है 1000 रुपया बस्ता। और इस साल वो आलू का बीज बिक्री हुआ 11,000 12,000 रुपया बस्ता, 5,000 से 8,000 रुपया बस्ता। तो जो किसान इस साल 1,000 रुपया में जो किसान खेती करने के लिए आलू का बीज खरीदा था, वो आलू अगर आपको 50 रुपया किलो पिछला नवंबर महीना में, दिसंबर महीना में अगर खरीदना पड़ा होगा, तो आज का डेट में जो आलू का बीज 5,000 रुपया 5200-5300 रुपया का बस्ता में खरीद रहा है जो किसान, वो आलू आप सामने साल जब आप खरीदेंगे कितना में खरीदेंगे? इसलिए कि जमाखोरों को छूट दे दिया गया है, ऑलरेडी जमाखोरों को छूट दे दिया गया है। और 2020 में जब कानून बन रहा है, और उससे पहले 2016 से लेकर पूरे देश में बड़ा मंडी जो पहले गोडाउन हुआ करता था, वो एफसीआई का गोडाउन होता था, जो गोडाउन हुआ करता था एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन होता था, और मॉल स्टोर कुछ पूंजीपतियों लोग के हाथ में, कुछ छोटे पूंजीपतियों लोग के हाथ में मॉल स्टोर हुआ करता था। और आज का जो कानून बना है 2016 साल से लेकर पूरा हिंदुस्तान में अदानी के तरफ से बड़ा मॉल स्टोर, अदानी के तरफ से बड़ा वेयर हाउस, अदानी के तरफ से बड़ा गोडाउन बन रहा है, अदानी के तरफ से बड़ा साइलो बन रहा है।
क्या है ये साइलो? ये साइलो ये है कि आप जिसको गोदाम समझते हैं उससे 100 गुना बड़ा अगर कुछ होता है तो उसको साइलो कहते हैं। उस साइलो में जो किसान का जो उपज है, जो किसानी खेती करके जो सामान बाजार में बेचेगा, इस सामान को अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो मालिक है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट के मालिक, ये अदानी और अंबानी, ये लोग ये सामान खरीदेंगे और वो सब गोदाम में रखा रहेगा। जब खेती से चावल उठने का टाइम आएगा, जब खेती से धान उठाने का टाइम आएगा, तो बाजार में सस्ता दाम में ये खेती का सामान को ये बाजार में सस्ता दाम में छोड़ देंगे और किसानों को मजबूर किया जाएगा कि सस्ता में चावल बेचो। जो चावल 18 रुपये किलो किसान बेच सकता है, वो चावल को 12 रुपये किलो बेचने में किसानों को मजबूर किया जाएगा। और ये तमाम सामान खरीद के जब गोदाम में चला जाएगा तब इसका दाम बढ़ा दिया जाएगा। ये जो कानून बना है, ये कानून है। आपको इस कानून से कैसे नुकसान पहुंचेगा कि आज के बाजार में जो लोग सामान खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, मान के चलिए मगरबी बंगाल है, मगरबी बंगाल धान उत्पादन में, धान का खेती में बहुत आगे है। धान बहुत ज्यादा, हम खाने से ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम धान उत्पादन करते हैं बहुत ज्यादा। तो जो चावल है, इस चावल को जब खेती का टाइम आएगा उसका दाम को कम कर दो और पूरा चावल को स्टॉक कर दो। और उसके बाद जब बाजार से जो लोग चावल खरीदते हैं, जो लोग चावल बाजार से खरीदते हैं, जो चावल का मालिक है, जो छोटे छोटे मजदूर है, इन लोगों को, तमाम लोगों को बाजार में रास्ता से हटा दो। हटा देने के बाद सिर्फ अदानी अंबानी के जैसे और वेदांत के जैसे 4-5 कॉर्पोरेट रहेंगे। ये 4-5 कॉर्पोरेट ये लोग मिल करके सामान को खरीदेंगे और अपना मनचाहा रेट में आने वाले दिन में, जब बाजार में किसान का सामान नहीं रहेगा, सिर्फ साइलों में सामान रहेगा, अदानी अंबानी का गोडाउन में सामान रहेगा, तब ये सामान को निकालेंगे और निकाल के ज्यादा से ज्यादा दाम में ये लोग बेचेंगे। इस कानून को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि हम शहर के लोग हैं, हम समझाते हुए भी हमको ये बात, किसानी और खेती की बात समझ में नहीं आती है। तो आप 2016 में थोड़ा पीछे पहुंच चल जाइए। 2016 में क्या था? 2016 में जो हमारा पूरा देश में जो मोबाइल का जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल का, जिनके कनेक्शन से हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, कितनी कंपनी थी 2016 में? पूरा हिंदुस्तान में, मगरबी बंगाल में, तमाम रियासतों में कितनी कंपनियां थी? 2016 में आपके पास एयरसेल था, आपके पास एयरटेल था, आपके पास टाटा डोकोमो था, वोडाफोन था, एयरटेल था, हर्ष था, भारती था, एमटीएस था। इतना 8, 10, 12, 15 आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था 2016 से पहले। और 2016 में जब जियो धन आया, इसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इसका ऐड किया, जिन्होंने बीएसएनएल को कंट्रोल करने के लिए अंदर से षड्यंत्र किया। और हमारे देश में 2016 में जब 15-16 प्रोवाइडर था, तब हमारे देश में जियो का जब इंट्रोड्यूस होता है, जियो जब बाजार में आता है, तो जियो का स्लोगन था कि आपको 1 साल तक, आपको 2 साल तक पूरा डाटा फ्री दिया जाएगा, आपको 2 साल तक पूरा डाटा फ्री मिलेगा, आपको 2 साल तक पूरा डाटा फ्री मिलेगा। मिला, आपको मिला, इसलिए कि उस टाइम 16 सर्विस प्रोवाइडर थे और आपको 2 साल तक डाटा फ्री देते थे। आप देखने लगे कि आपके मदद से एयरसेल जो था खत्म हो गया, आपके मदद से हर्ष जो था वो खत्म हो गया, आपके पास वोडाफोन जो था वो कमजोर हो रहा है, आइडिया जो था वो कमजोर हो रहा है। आपने देखा कि भर्ती चला गया, एमटीएस चला गया, एक के बाद एक जितना सर्विस प्रोवाइडर है, जब चला जा रहा था, तब बोला गया कि आपको लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री मिलेगा। जियो के तरफ से लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री मिलेगा आपको, और जियो के तरफ से लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री जब बोल दिया गया, तब देखा गया कि और भी 2-4 टेलीफोन जो कंपनी थी, ये कंपनी आस्ते आस्ते बंद होने लगी या बिकने लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि वोडाफोन और आइडिया एक साथ कमजोर होते होते फिर आई हो गया, एक उसका भी आई उल्टा है, वो भी किसी भी दिन बंद हो सकता है। और बीएसएनएल मतलब भाई साहब नहीं लगता। बीएसएनएल को अंदर से कमजोर करने की कोशिश
और मैं बोलना चाहता हूं कि उसके बाद आपको जियो आपके पास आया और जियो बोलने लगा कि अब लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री नहीं, अब 149 रुपया में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। 149 रुपया में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। 2 महीना 3 महीना 6 महीना नहीं जाते जाते 149 वाला 256 हुआ, 256 से 399, 399 से 493, उसके बाद अभी आपको वही जो आप 156 में रिचार्ज करना शुरू किए थे वो 156 वाला आज आपको 599 रुपये में रिचार्ज करना पड़ता है। जब हमको मोबाइल का लत पड़ गया है, जिस तरह से जब हम सुबह में उठते हैं तो हमको एक तो पेस्ट चाहिए, हमको एक तो ब्रश चाहिए, हम उसके बिना सुबह हमारा शुरू नहीं होता। इस तरह जब हम घर में रहते हैं या घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो बिना मोबाइल का आज हमारी जो जिंदगी है वो चल नहीं सकती है। बिना मोबाइल का हमारी जिंदगी चलती नहीं है। और 599 में आपको रिचार्ज तब करना पड़ रहा है जब अभी भी बाजार में वोडाफोन, अभी भी बाजार में आइडिया है, अभी भी बाजार में BSNL है, अभी भी बाजार में एयरटेल है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्पिटिटर है ये लोग जब बाजार से चले जाएंगे, ये लोग जब बाजार से चले जाएंगे तब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, आपको जियो को इस्तेमाल करना होगा, जियो का फोन ही आपको इस्तेमाल करना होगा। और जो 599 में आज आप रिचार्ज कर रहे हैं, आपको तो मोबाइल का लत पड़ रहा है, आप तो मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। 599 वाला मोबाइल रिचार्ज अगर 2599 हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? तब आप क्या कीजिएगा जब 2599 हो जाएगा? जब ये मोबाइल प्रोवाइडर को याद नहीं रहेगा, सिर्फ जियो धन रहेगा, तो आप मजबूरन 2599 में भी आपको रिचार्ज करना होगा। ठीक इसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ जो किसानों के खिलाफ जो बिल है, जो काला कानून है, ये जो कानून जो कोयला से भी ज्यादा काला जो कानून है, ये कानून इसलिए है कि अगर आप ये काला कानून को नहीं बदल दिया जाए, ये काला कानून को अगर रोका नहीं जाएगा तो बाजार से जब सब कंपटीटर खत्म हो जाएगा, जब मंडी खत्म हो जाएगा, जब MSP नहीं रहेगा, जब किसानों का जो उपज है ये टाटा बिरला, ये बदलिया करोया टुनटुन वाला और ये अदानी अंबानी के जो गोदामों से जो चावल निकलेगा, आपको 100 रुपया किलो सीटे में आप मजबूर रहेंगे, इसलिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। 2 दिन पहले एक बजट पेश हुआ, है 2 दिन पहले। हमारे देश की जो वजीर खजाना है, जो अर्थ मंत्री हमारे देश की सीतारमण, वो बोल रही थी कि हमने खर्च किया, बार बार ये बात बोल रही थी, हमने खर्च किया। और हम लोग सुन रहे थे कि बजट का मतलब तो यही है, यही है कि साल भर में सरकार क्या करना चाहती है, साल भर में सरकार क्या क्या काम करना चाहती है, उसका एक बजट तय होता है, उसको सालाना पेश किया जाता है। वही बजट है जो निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी, हमने खर्च किया। और बजट को जब आप तफसील से देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि हमने बेच दिया, सिर्फ बेच दिया है। जो वाजिब भाई हमारे पहले बोल रहे थे कि क्या क्या नहीं बिकेगा, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में। रेल की पटरी, बीमा, सड़क सब बिक रहा बाजार में। अब अपनी सांसों में कहीं लग ना जाए बोलिया, इसलिए तुम भी कहो हम भी कहे, हम एक होकर ये लड़ाई आपको लड़ना है। तो किसानों को एक होकर ये लड़ाई आपको लड़ना है कि आपको समझना होगा इस बात को कि जो सरकार भारत का एक बजट पेश हो रहा है, भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब एक देश है। भारत का मतलब मेरा मातृभूमि है, हमारा मातृभूमि है। जो लोग हम लोगों को बोलते हैं, जो सरकार के खिलाफ में बोलो तो देशद्रोही बोलते हैं, वो लोग भारत माता बोलते हैं। मैं भी भारत माता बोल रहा हूँ, भारत माता बोलते हैं। और भारत माता को और जो बजट में जो हुआ, क्या हुआ बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि रेल बिकेगा, तेल बिकेगा, एक सामान बिकेगा, एक कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिकेगा नहीं।